नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे ग्राफ। ठीक है ना। ग्राफ समझते हैं? बिल्कुल जरूर समझते हैं, क्यों नहीं समझेंगे। ग्राफ हिंदी में बोलते हैं आरेख। बात समझ में आई? ये ग्राफ कैसे बनते हैं? जैसे फिजिक्स में बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, उनके कुछ ग्राफ दिए रहते हैं। ठीक है ना। तो वो इक्वेशंस बनती कैसे हैं, पहले तो इक्वेशंस छोड़िए, ग्राफ बनते कैसे हैं। ठीक, तो कल ही बताया गया था, कल ही का मतलब पिछले लेक्चर में बताया गया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स और वाई एक्सिस होती है और इस पे कुछ लाइनें बनती हैं, ऐसे बन गई, ऐसे बन गई या ऐसे बन गई, इस तरीके की लाइनें इस पे बनती हैं। ये लाइनें कैसे बनती हैं, इनके लिए क्या जरूरत होती है इन लाइनों की, है ना। तो x और y की कोई इक्वेशंस दे रखी हो या इस टर्म में हो कि एक को हम x मान लें या दूसरी इक्वेशन, मतलब अभी बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए, एक छोटा सा फॉर्मूला ले लिया जाए, P मोमेंटम जिसको कहते हैं लीनियर वाला, P इज इक्वल टू mv। कह रहे हैं इसमें मास जो है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती है तो मोमेंटम बदल सकता है। तो एक तरफ वेलोसिटी ले लीजिए, एक तरफ मोमेंटम, यानी एक्स एक्सिस पर हमने वेलोसिटी को लिया और वाई एक्सिस पर मोमेंटम को। ठीक, तो अब देखिए मोमेंटम और इसके बीच एक आरेख बनाइए। ठीक, तो हम कहेंगे मोमेंटम, चूंकि ये मास तो कांस्टेंट है, इधर v हमने ये बना लिया। ठीक, मान लीजिए मास कांस्टेंट को 1 मान लेते हैं। ठीक ना, ये कांस्टेंट टर्म 1 है। तो भैया अगर ये 2 रहेगा तो ये भी 2 होगा, क्योंकि p इज इक्वल टू 1 इंटू 2। अगर ये, चलिए 1 से शुरू करना चाहे आप, एक रहेगा तो 1, 2 रहेगा तो 2, ठीक, 3 रहेगा तो 3, इस तरीके से करते चले जाते हैं। तो आप देखिए v कहाँ है, x एक्सिस पर, 1 2 3 4 5, इस तरीके से करते चले जाइए, 1 2 3 4। ठीक, इस तरीके से यहां पर 1 2 3 4 5 6 कर दिया। चलिए इधर ये 1 है तो ये भी 1 है, यानी इस पे, इस एक्स एक्सिस पे देखिए v है ना, v बोलिए हाँ है। ठीक, अब इसको इधर 1 तो इधर 1, चलिए इसको इधर मिला दीजिए, ये 1, ये 2 तो ये 2, चलिए मिला दीजिए, ये 3 तो इधर भी 3 मिला दीजिए, ये 4 तो इधर भी 4 मिला दीजिए। यानी आप इस तरह से मिला रहे हैं तो देखिए जहां ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं, एक ये एक ये एक ये, एक पॉइंट मिल रहा है। जब आप इनको आपस में मिलाएंगे तो ये बन जाता है क्या, लाइन। कौन सी लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल। कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। इसका मतलब जो कुछ समीकरण या जो कुछ इक्वेशन x या y के टर्म में लिया हो और वहां पे केवल एक कांस्टेंट, जैसे y इज इक्वल टू, हम इस कह सकते हैं m इंटू एक्स, m जहां पर कांस्टेंट कोई हो जिसका स्लोप कहेंगे या tan थीटा कहेंगे बाद में, पहले हम ये समझते हैं कि यानी ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक नहीं, कांस्टेंट क्या होगा वो आएगा बाद में। ठीक, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के टर्म में, इसको ऐसे भी लिख देंगे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के टर्म में अगर कोई इक्वेशन बन रही है तो उसका ग्राफ इस तरह से खींचेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 या 4, जो भी पढ़ा हो, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ खींचिए, तो आप यही कहते थे कि ये x एक्सिस है, ये वाली x एक्सिस, ये वाली y एक्सिस, फिर वैल्यू रखते थे, याद आ रहा है कुछ, यहाँ y लिख देते थे। अब इसमें देखिए हमने कहा x इज इक्वल टू 1 रखने पर तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप यहाँ y के लिए निकाल लेते थे, y इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स। अब आपने इसको x रख लिया, देखिए यहाँ पे कितना, x को 1 रख लिया, तो 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2, यानी ये हो गया 2। कोई दिक्कत है? यानी इस तरीके से भी करते थे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ 2 रख लिया, तो चलिए y की वैल्यू अब देखिए 3 माइनस 2 बराबर 1, यानी इस तरीके से आता था। कोई दिक्कत? यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन बन रहा है, यानी ये देखिए इधर घटता जा रहा है तो इधर कम होता जा रहा है। तो इस पे क्या रखती थी, लाइनें ऐसे बना लेते थे कि इधर x के लिए यहाँ 1 ले लेंगे, यहाँ 2 ले लेंगे, यहाँ 3 ले लेंगे, यहाँ 4 ले लेंगे, यहाँ 5 ले लेंगे, इधर 1 इधर 2 इधर 3, इस तरीके से। तो एक लाइन आप ऐसे ड्रा कर लेते थे इस पर। ठीक, यानी जो x एक्सिस पे कट करती थी और y एक्सिस पे भी कट कर देती थी। तो ये सब क्या थे, ये सब ग्राफ थे। तो फिजिक्स में किस टाइप के ग्राफ होते हैं, उनकी कुछ इक्वेशंस होती हैं, उससे हम ग्राफ के बारे में समझेंगे। चलिए तो इसको रफ कर देते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ एक आरेख है जो रिलेशन संबंध बताता है कि इनका ग्राफ, इनकी जो लाइन है वो कैसी बनती है। ठीक, तो आगे अब चलते हैं
इक्वेशंस पढ़ते हैं, ठीक, और उसके बाद उनके ग्राफ बनाते चलते हैं। ठीक, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पहला क्या पढ़ेंगे? इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, और कहां से पास हो रही है वो? ओरिजिन से, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, हमारा जी कुछ स्टाइल में नशे में है क्या? ठीक, पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलिए ये हम पढ़ेंगे, ठीक। तो इसके लिए इक्वेशंस क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स, प्लस माइनस आप जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, केवल कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे ग्राफ के और कुछ नहीं, ठीक। ये जहां m क्या होता है? m को हम लोग बोलते हैं स्लोप, या इसी को क्या कहेंगे? tan थीटा। ये क्या बताएगा? स्लोप या फिर tan थीटा, टेंजेंट, ठीक। ये कैसे बनता है अभी बताते हैं। तो यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mx है, यानी लाइन तो बनेगी स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो पास होगी ओरिजिन से। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने एक लाइन बना ली, वो यहां से पास हो रहा है, ठीक। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए एंगल है, ये यहां से, ये थीटा है। चूंकि थीटा कितना है? लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री में वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, यानी जो स्लोप है वो कैसा है? पॉजिटिव। बस यही बताना रहेगा, स्लोप पॉजिटिव। अब अगर मान लीजिए यहाँ v होता, यहाँ s होता, या यहाँ v होता, यहाँ t होता, तो dv बाई dt आपने पढ़ा था। तो खैर वो चलिए, वो जब पढ़ाएंगे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा, अभी से सब चीजें नहीं करनी अपने को, ठीक। तो कहेंगे इस टाइप की इक्वेशंस कौन होती है फिजिक्स में? तो देखिए F इज इक्वल टू एम ए, जहां मास कांस्टेंट रहेगा, P इज इक्वल टू एम वी। ये इसी तरीके की इक्वेशन है, तो ये इसके ग्राफ इसी तरह से बनेंगे। इधर F ले लीजिए, इधर A ले लीजिए, इधर P ले लीजिए, इधर A ले लीजिए और V ले लीजिए, आपकी लाइन ऐसे ही बनेगी। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर कहा जाए कि स्लोप नेगेटिव हो, तो भैया स्लोप नेगेटिव होने के लिए थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आप दूसरा ग्राफ ऐसे बना सकते हैं इसका, यानी ये बनाया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, और की बार यहां से खींच दिया। अब ये देखिए स्लोप क्या है? नेगेटिव, क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी स्लोप क्या है? नेगेटिव। y इज इक्वल टू एम एक्स, माइनस एम एक्स लिख दीजिए आप, स्लोप नेगेटिव। इसके लिए y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? माइनस एम एक्स। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्लोप कैसा है? नेगेटिव, माइनस एम है। m कैसा है? माइनस। m की वैल्यू क्या है? m नेगेटिव है। m क्या है भाई साहब? नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स लिख दीजिए, यानी प्लस माइनस एम एक्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा। कोई दिक्कत? ये y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी m जहां पे स्लोप है tan थीटा, वही हमें बताना रहेगा। जहां पे ग्राफ खींचने का तरीका हमें पता है, ठीक है ना? ग्राफ खींचने का तरीका पता है। y इज इक्वल टू एम एक्स, स्लोप पॉजिटिव आ गया, इसमें y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, स्लोप नेगेटिव आ गया। तो ये कुछ ग्राफ हैं, पहले दो, यानी ये इसका पहला, ये दूसरा, ठीक। इसको आप लिख लीजिए, पहला ये दूसरा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग इंटरसेप्ट, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट क्या चीज है, ठीक। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। अभी प्लस माइनस करके सारे ग्राफ आएंगे, ठीक है ना। ये प्लस माइनस कहीं भी लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा पहला रहेगा ये, ठीक, इस तरीके से। जहां पे m क्या है? स्लोप है। c क्या है? इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट क्या चीज है? कहेंगे आप जब आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ठीक, ऐसे लाइन खींच लिए, ये x एक्सिस हो गई, ये y हो गई। इतनी बात समझ में आ रही? तो y पर जो कट पॉइंट होगा वो सब इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है? इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, प्रत्याच्छादन उसको बोलते हैं। ये देखिए यहां से, जैसे हमने ये वाला ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब इसके लिए ग्राफ कैसा होगा? क्योंकि स्लोप, ये देखिए स्लोप कैसा होना चाहिए? थीटा, लेस देन 90 डिग्री। और ये जो यहां से यहां तक जैसे नंबर रहेगा सी लिखा रहेगा, जैसे 5, 6, 7, ये नंबर ही इंटरसेप्ट होते हैं, है ना। ये यहां से यहां तक क्या है? सी है, सी इंटरसेप्ट, ठीक। और थीटा, आप इसके लिए स्लोप बताइए कितना है? कहेंगे देखिए m जहां पे स्लोप है, m इज इक्वल टू कितना आ गया? नेगेटिव। इसका मतलब स्लोप कितना? आप स्लोप इसके लिए लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? स्लोप कैसा है? कहेंगे नेगेटिव,
tan थीटा सब एकदम क्या है नेगेटिव, किसी एक को लिख लीजिए, सब नेगेटिव, ठीक है। tan थीटा सॉरी tan थीटा तो पॉजिटिव है ना भाई साहब। चलिए स्लोप ये हमने क्या लिख दिया, स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, उल्टा लिख दिया क्या, स्लोप पॉजिटिव है, उल्टा लिख दिया, जल्दीबाजी में उल्टा लिख दिया, स्लोप पॉजिटिव ही रहेगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। हाँ तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए ये तो हो गया पहला। यहीं पे अगर दूसरा आपसे ये पूछा जाए y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यानी आपकी बार स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, तो इसका मतलब आपने एक्स एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस बनाई, और स्लोप को आपकी बार क्या किया, ये यहां से ऐसे देखिए, यहां से उठाया और ये ऐसे खींच दिया, तो ये देखिए इंटरसेप्ट है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव में होगी, लेकिन जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्लोप कैसा है, क्योंकि थीटा लेस देन ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और जब 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो 0 टू इनफाइनाइट तक वहां अनडिफाइंड वैल्यू होती है, फिर उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है, तो ये वैल्यू है tan थीटा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, एक दूसरा है इसमें y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, तीसरा नंबर पे y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, यानी सब कुछ पॉजिटिव रहेगा आपकी बात, देखिए ये और ये स्लोप पॉजिटिव रहेगा लेकिन माइनस सी रहेगा, तो बताइए माइनस सी का मतलब, यानी ये जो इंटरसेप्ट यहाँ पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव आया है, ये आपकी बार कहाँ होगा, ये इंटरसेप्ट अब नीचे बनेगा तो ये कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा, बात समझ आ रही है, ये इंटरसेप्ट कैसा बनेगा, नीचे, तो इसका मतलब इसके लिए हम जो लाइन ड्रा करेंगे वो ऐसी ड्रा करेंगे, देखिए ये बन गया, कोई दिक्कत यहां तक। पहले ध्यान से देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई इक्वेशन है जिसका हमें लाइन, जिसकी लाइन हमें बनानी, हमने x बनाया y बनाया, अपना ये तैयार कर लिया भैया सिस्टम, और उसके बाद यहां से क्या किया हमने, स्लोप डाल दिया, एक लाइन डाल दी जिसमें ये बता रहा है कि y पर इंटरसेप्ट है, y पर ये देखिए इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, यानी थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, ठीक, यहां थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी स्लोप कैसा है, नेगेटिव, ढलान, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे इसी तरह से y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, माइनस वाला है ना, हाँ ठीक, माइनस एम एक्स, तो बताइए अब इसमें कैसा बनेगा, तो देखिए केवल माइनस सी कर देना है, बाकी सब उसी तरह से रहेगा, ये देखिए इस तरह से लाइन ड्रा कर लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थीटा, और थीटा कितना है, लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, बात समझ में आ रही, घबराइए मत, जहां जहां पढ़ाएंगे फिजिक्स में वहां वहां बताते चलेंगे कि इसका ग्राफ किस वाली इक्वेशन से आ रहा है, ठीक है ना, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक और बचा नंबर 4, इसको नोट करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से तुरंत, चलिए नंबर 4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, तो इसका मतलब स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, इसका मतलब जो लाइन बनेगी आपकी बार कैसे बन जाएगी, ऐसे देखिए y इक्वल टू कितना, माइनस एम एक्स, यानी ये देखिए यहां से आप मेजर करेंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक्स एक्सिस से हमेशा मेजर करेंगे चाहे इधर, ठीक है ना, ये कैसा नेगेटिव, देखिए यहां से यहां तक जो इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव, तो ये ग्राफ 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगा कि इसका ऐसे बनता है, इसका ऐसे बनता है, इसका ऐसे बनता है, ठीक, तो ये ज्यादा सही रहेगा। अब आ जाइए नंबर 5, पांचवें पे अगर आपसे कहा जाए x अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1, तो ये इसकी लाइन कैसी बनती है, तो इसकी लाइन ऐसे ही बनती है, ये, और ये देखिए x पे कितना है a, y पे कितना b, बस ये हो जाती है इसकी लाइन, ये x और ये y, ठीक। अब आती है बात इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अब ये पैराबोला क्या है इसको समझिए, इसमें ज्यादा दिमाग न लगाइएगा, केवल बना के रख लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ करिएगा भी मत, क्योंकि जब हम फिजिक्स में ज्यादा जहां जहां चीजें बताएंगे वहां वहां हम खुद ही बताते चले जाएंगे कि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, आप इसमें परेशान ना होइए, खाली ये लिख के रखने के लिए है, ठीक है ना। अब आ जाइए इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसलिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी पैराबोला कैसे बनता है भाई साहब,
चलिए क्या है ये माजरा, तो देखिए जब आप ये लाइन बना लिए, ये लाइन बना लिए, जो ये वाले ग्राफ होते हैं इस तरीके के जाते हैं तो कहेंगे पैराबोला। ये कहां से आएंगे, देखिए स्क्वायर टर्म में आएगा ये, मतलब इधर की तरफ कम बढ़ेगा, इधर की तरफ स्क्वायर में बढ़ेगा। मतलब ऐसे देखिए, इसके लिए जो इक्वेशन लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहला तो ये लिख लीजिए, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक, ये लाइन इसकी ऐसे बनती है। मतलब इसका आप यहाँ x की वैल्यू रखिए, y निकालते जाइए, आपको खुद ही पता चलेगा। देखिए आप x की वैल्यू कितना रखे 1, तो y कितना हो गया 1, x की वैल्यू 2 तो y कितना हो जाएगा, मान लेते हैं k इज इक्वल टू 1 है। ठीक, चलिए अब आ जाएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भैया x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगी कितना 6 9, कितना 9। इसका मतलब इधर एक पॉइंट कटा, एक 2 और ये 3, तो ये इधर कितना बढ़ के चला गया, देखिए यहाँ पे पहला 1 पे कटा, फिर ये 2 पे, फिर ये 9 पे, यानी ये लाइन कुछ इधर ऐसे बन गई। बात समझ में आ रही, यही होता है तरीका इसका बनाने का। तो पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन ये है, अच्छा माइनस अगर दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए इधर से चाहे इधर से बना सकते हैं, ये इधर भी वही रहेगा, है ना। इसमें ये दिमाग मत लगाइए कि माइनस है प्लस है, या माइनस का स्क्वायर भी वही होगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत, ये इसके लिए हो गया। नंबर 2 में क्या है, y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। अब आ जाइए y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। अब ये क्या बता रहा है, ये बस कुछ नहीं बता रहा है, यही चीज नीचे की तरफ कर दीजिए और कुछ नहीं जो था ये, ठीक है ना, यानी सब माइनस में चला जाएगा, माइनस के कांस्टेंट टर्म माइनस में। ठीक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। आ जाइए इसी तरह से तीसरा देख लीजिए। अब आपसे x के टर्म में पूछा जाए, x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू, इस तरह x इज इक्वल टू लीजिए, x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, तो अब की बार क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये x वाली वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी तेजी से। ठीक, इधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इधर वाला क्या हो जाएगा माइनस वाले के लिए, इधर वाला प्लस वाले के लिए, बस इतना अंतर रहता है। समझ में आई बात। तो ये अलग कर दे, क्या अलग कर दे रहे हैं, ठीक, बस यही चीजें होती हैं। केवल ये बता रहा है, ये ग्राफ से ये पता चलता है कि y तेजी से बढ़ रहा है, x कम बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की भी इक्वेशन बनती हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर कोई इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, ठीक, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इतना अगर कांस्टेंट हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ये देखिए ये वाला ग्राफ बनेगा इसका, काइनेटिक एनर्जी इधर लिखेंगे और इधर v लिखेंगे, इधर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, इधर v लिखेंगे, तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक, तो इसमें ग्राफ जहां काइनेटिक एनर्जी का बनाया गया होगा, देखिए आप देखिएगा बड़े ध्यान से, तो ऐसे करके बनाया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिर टोटल एनर्जी, एक सीधी लाइन। कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा होगा, कोई बात नहीं, सब याद दिलाएंगे। इतना नोट करिए पहले, फिर आगे चलते हैं। हाइपरबोला नोट करिए जल्दी से। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अभी तक क्या था, पैराबोला। ठीक, हाइपरबोला मतलब x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है ये वाला, तो हम ये कर दी। इसका ये मतलब, अच्छा एक चीज और समझिए कि अगर कहीं पर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y टाइप की इक्वेशन है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y टाइप, इसका ये मतलब होता है ये दोनों कैसे प्रोपोर्शनल में, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। ठीक, अगर ये x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, x बढ़ेगा तो y घटेगा, बात समझ में आ रही, या y बढ़ेगा तो x घटेगा। ठीक, इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा भाई, y बढ़ेगा तो x घटेगा, यानी ये देखिए इस तरीके से। और ये खास तौर से इसके देखिए, अगर आप यहां से ग्राफ बनाना चाहेंगे तो आप ये देखिए ऐसे पाएंगे इस ग्राफ को। ठीक, अब इसमें एक चीज और याद रखना है कि अगर मान लीजिए ये ग्राफ में गैप छोड़ा जाए तो दोनों तरफ बराबर गैप छोड़ेंगे, ये याद रखेंगे। मतलब ये अगर ऐसे बनाना है तो ये नहीं, कम ज्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको अगर ऐसे बनाना है तो ऐसे, यानी ये गैप बराबर होगा। इस ग्राफ को पहचानने का तरीका यही है।
अगर ये गैप आगे पीछे है तो इसका मतलब नीचे एक्स स्क्वायर के टर्म में हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इज डायरेक्टली टू आर स्क्वायर होता है, जबकि पोटेंशियल का ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है और पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कहेंगे ये बनेगा। लेकिन इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कहेंगे ये देखिए इसी पर बनाया जाए। अगर दोनों का ग्राफ में क्या अंतर है, तो ये वाली इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं यहां पर, इसको भी आप लोग तुरंत समझ जाइए। y अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका ग्राफ हाइपरबोला तो है, ठीक है, लेकिन कैसा है, ये देखिए यहां से स्टार्ट करिए और ये देखिए गैप ज्यादा रहेगा इस तरीके से। ये एनसीईआरटी में इसको दिखाया भी गया है। जब आप बुक खोल के देखेंगे 12th वाली फर्स्ट में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले पोटेंशियल एंड चार्ज वाले चैप्टर में ये दिखाया गया है दोनों ग्राफ। इसमें दिखाया गया है इसको ब्लू लाइन से और इसको ब्लैक लाइन से, दोनों में ये दिखाया गया है कि यहां पर गैप कम है, यहां पर ज्यादा है। इसका मतलब ये इसका ग्राफ और ये ग्राफ किसका, इसका ग्राफ। बनाने को आप बना सकते हैं एक ही जैसे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है। आपसे अगर पूछ लेगा एक ग्राफ ये बनाकर और इसी में ये, और पूछेगा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है और कौन सी वोल्टेज की लाइन है, पोटेंशियल की, तो आप वहां पर दिमाग लगाना भूल जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर के टर्म में, तो स्क्वायर वाले में ज्यादा गैप आएगा। अब गैप आए, ये तो केवल समझान, ये तो केवल वो लर्न करने का तरीका है। जब आप टेबुलेशन करके इसको लगाएंगे तो एग्जैक्ट ऐसा ही आएगा। जब टेबुलेशन समझते हैं, वही सारणी बनाकर इसकी वैल्यू 1 रखी जाए तो इसकी 2, इसकी 3, इस तरीके से तो कम होती चली जाएगी। बात समझ आ रही। जैसे यहाँ पे क्या है, देखिए y, अगर यहाँ y मैक्सिमम है मान लेते हैं तो x की वैल्यू 0। यहाँ y अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5, यहाँ मान लेते हैं 5, तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, 1 है। यानी इसका मतलब आप जब इधर बढ़ रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ रही है तो x की वैल्यू कम। अब आ जाइए यहाँ पर, देखिए ये वैल्यू कम हो रही है तो x की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी अगर मान लेते हैं ये है 3 पर, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इनवर्स रेशियो 2 पर। ये मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक। अच्छा ये 2, 3, तो ये भी 3 ही मान के चलेंगे। चलिए ये कहीं ना कहीं तो एक बार मिलेगा ना। अब 3 पे मिला दीजिए इसको, ज्यादा बेहतर है। ये 3 पर है, अब कम करिए तो ज्यादा लगे। ये 4 पर है, ये देखिए 2 पर है, ये 1 पर है, तो ये देखिए 5 पर है। इस तरीके से बात समझ में आ रही। ये ग्राफ ये क्या बता रहे हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये कम होता जाएगा। देखिए वैल्यू, ये देखिए जब वैल्यू यहाँ 5 थी, ये बिल्कुल यार मैक्सिमम वैल्यू थी, ये 0 पे था, एक्स की लाइन 0 पे। जब यहाँ 5 हम ये यहाँ 5 पढ़िए, ये यहाँ पर 5, तो यहाँ देखिए 1 पढ़ने को मिल रहा है। फिर यहाँ 3, तो यहाँ ये बढ़ रहा है। जैसे ही आप इधर नीचे आ रहे हैं तो इधर ये बढ़ते जा रहे हैं, इधर से आएंगे तो इधर बढ़ता चला जाएगा। आपसे कहा जाए 5 तो कहेंगे 1, 4 तो कहेंगे 2, 3 तो 3, 1 तो 5, 0 तो मैक्सिमम। यानी ये क्या हो रहा है, इस तरीके के रिलेशन को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, और इनके ग्राफ इस तरीके से बनते हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। ये लाइन पर एक्स स्क्वायर, इसी तरह से ये स्क्वायर के टर्म में घटेगा और बढ़ेगा। भाई ये अगर 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये 1/√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 1/√2। बात समझ में आ रही है। तो इसका ये मतलब होता है, तो ये ग्राफ में ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको नोट कर लीजिए तुरंत जल्दी से। अब आगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल कैसे बनता है, ऐसे ही ना, ऐसे, ठीक। ये हो गई सर्कल आपकी। इस सर्कल में ये रेडियस होती है, ठीक। सारी रेडियस सेम होंगी। जब सारी रेडियस सेम होंगी तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये पाइथागोरस थ्योरम का मामला था, ठीक। ये इक्वेशन होती है सर्कल की। इसी तरीके से सेकंड नंबर पे आ जाइए। इक्वेशन ऑफ कौन सी है अब, इलिप्स। इलिप्स क्या होता है, अंडाकार। इसमें 2 एक्सिस होंगे, एक सेमी मेजर और सेमी माइनर। ये इस तरीके से बना दीजिए। इसको एनसीईआरटी में बताया गया है कि इसको बनाने का तरीका होता है कि 2 पेन आपस में बांध दीजिए, एक बड़ी रेडियस, एक जैसे 2 धागे, इसमें और इसमें 2 धागे बांध लीजिए, ठीक। इसमें और इसमें इस तरीके से धागे बांध के इसको रख दीजिए। अब उस धागे में एक पेन फंसाइए, थोड़े से बराबर दूरी पर नहीं, कम दूरी पर, मतलब इधर से पास में हो इधर से दूर। ये धागे को लेकर और एक खींचना शुरू करिए एक सर्कल। जो चीज बनेगी वो हो जाएगी इलिप्स। ये एनसीईआरटी में बताया गया है, ठीक। ये ए है, ये बी है,
ये छोटी वाली एक्सिस है तो जाहिर सी बात ये क्या हो जाएगी, सेमी माइनर एक्सिस, और ये हो जाएगी सेमी मेजर एक्सिस। इस पर बना देंगे तो वो हो जाएगी सेमी मेजर, और कुछ है थोड़ी। इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, ये इसकी इक्वेशन होती है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है ग्राफ के टर्म में, और जहां जहां एक्सपोनेंट का ग्राफ आएगा वो वहीं वहीं हम बताते चलेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट अभी हर जगह तो आएगा नहीं। एक जगह आता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और जहां आएगा हम बता देंगे, ठीक है ना। तो इतनी बातें सिर्फ ग्राफ में बेसिक, सबसे बेसिक चीजें यही होती हैं, इन्हीं को आप याद रखेंगे। इसकी जरूरत आप जब वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, जहां पे वेलोसिटी और उसमें फ्रीक्वेंसी में जब रिलेशन बनता है, तो उसमें एक क्वेश्चन बनती है, एक बार केवल पूछा गया, इससे ज्यादा कभी नहीं। ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, उसमें वैल्यूज फिजिकल क्वांटिटी रख के ही तभी पूछा जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी ये है, बताइए स्लोप क्या है, बताइए ये क्या है, बताइए वो क्या है, ये, ठीक है ना। तो ये आप नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग का पढ़ रहेगा चैप्टर में, जो भी चैप्टर में होगी यूनिट एंड मेजरमेंट पे पहला टॉपिक जो रहेगा वो, और या तो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा या जो भी रहेगा। तो अब इस तरीके से पूरी बेसिक मैथ यहीं पर अब समाप्त होती है। जो कुछ छूटा, जैसे बायनोमियल थ्योरम, कुछ लोग का कहना था कि उसको पढ़ा दीजिए, बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, या वो जो बायनोमियल थ्योरम है वो क्या होती है, और एक्सपोनेंट के ग्राफ और एक्सपोनेंट के कुछ इक्वेशंस होती हैं, ठीक। तो वो देखिए, जब डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इंडक्टर और ये सब रेजिस्टेंस में जब आता है, वो एलसीआर सर्किट पढ़ते हैं तो मेनली वहीं पर आता है, ठीक है ना। तो उसको वहीं पर समझ लेंगे। और रही बात बायनोमियल थ्योरम की, तो एक आध जगह फिजिक्स में एक आध या दो जगह यूज हुआ है, तो देखते हैं फिर, अगर दो जगह यूज हुआ है और देख लेंगे कि क्वेश्चन में कभी आया है या नहीं आया है। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया अब तक, किसी चैप्टर के किसी क्वेश्चन में उसका यूज नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, केवल ये समझ के कि मतलब नहीं आता है। और जहां डेरिवेशन में यूज हुआ वहां सीख लेंगे, तो क्वेश्चन के लिए छोड़ देंगे, डेरिवेशन के लिए सीख लेंगे जहां आया है, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से पूरा बेसिक मैथ आज कंप्लीट होता है। और अब आपको जो करना है वो बड़े ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये जो इतने बेसिक मैथ के लेक्चर हैं, आप इसको कॉपी पे जरूर नोट करिएगा। अगर आप कॉपी में नोट कर लेंगे और उसके बाद एक जगह रख लेंगे, तो आपको केवल कुछ करना नहीं है, इसको याद नहीं करना है कि इसका अरे ये तो बहुत ज्यादा है, 25 लेक्चर, 25-26 जो भी है, उसके बाद हमें तो बहुत दिक्कत होगी। नहीं होगी, आपको कुछ नहीं होगा। आपको केवल आपको लिख के टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा 10-15 स्पीड अप करके आप देखते हैं सारी चीजें बहुत तेजी से, तो बस केवल फटाफट फटाफट नोट करके रख लेना। इससे ये होगा कि कहीं आप फंसेंगे किसी कैलकुलेशंस में, तो कम से कम कॉपी पलट कर देख तो लेंगे कि इसमें अरे ये वाली क्वेश्चंस तो नहीं लग रही है, ये वाली क्वेश्चन से लगाएं सवाल, या इस तरीके से लगा लें। इससे ये फायदा मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। फिजिक्स की शुरुआत होगी और बहुत धमाकेदार शुरुआत होगी। और फिजिक्स देखिए, पहले से हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जिसको सिंपली मैकेनिक्स कहा गया, लेकिन फिजिक्स में मैकेनिक्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। पहले तो काइनेमेटिक्स फिर डायनामिक्स आएगी, ठीक है। तो हम बताएंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, ये क्या होता है, और कैसे बहुत आसानी से सवाल लगते हैं। आप परेशान रहते हैं कि ये वाला सवाल इस तरीके के आ गया, तो अभी तक नहीं आया था, नहीं आएगा, आगे भी नहीं आएगा। अगर आपके दिमाग में ना कि मैं इतना टफ टफ लगा लेता हूं, भैया आसान वाला नहीं लगा पाओगे। बात समझ में आ रही। इसलिए एकदम जो एनसीईआरटी में है, जो पेपर में पूछे गए, वैसी के रेंज में आप रहिए, ठीक। कुछ जो मेंस के क्वेश्चन भी लगवाएंगे, जिससे ये रहेगा उसी के हल्के फुल्के वाले, ये नहीं कि बहुत टफ टफ वाले जिसमें बहुत ज्यादा मैथ, इतना टाइम नहीं रहता पेपर में। और पेपर बनाने वाले को पता है कितना टाइम, अगर इतना टाइम टेकिंग सवाल हमने डाल दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भाई 50 सवाल में 2-1 सवाल ऐसा करते हैं, बाकी सब जो आते हैं वो सिंपल, उन्हीं में से 45 करने रहते हैं, ठीक है ना। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मिलते हैं अब नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक।